नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और शुरू हो चुका है प्राइम डिबेट। मैं हूं संजय राजन। प्राइम डिबेट के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। दोस्तों, पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 8 सीटों समेत करीब 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। जाहिर सी बात है, सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। निश्चित तौर पर अब पहले चरण के मतदान को लेकर के महज 10 दिनों का ही वक्त बचा है, यानी 19 अप्रैल को पहले चरण के 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। वाकई सियासी माहौल दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। एक तरफ मंच से मोदी, योगी, शाह और नड्डा समेत टीम मोदी के सदस्य विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जमकर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इंडिया गठबंधन भी जल्द अपना चुनावी मंच सजाने वाली है। माना यह जा रहा है कि ईद के बाद से उत्तर प्रदेश समेत बाकी राज्यों में भी इंडिया गठबंधन के चुनावी जनसभाओं का दौर शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इन सब के बीच एक रिपोर्ट आई है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और इलेक्शन वॉच का। कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं इस रिपोर्ट में। वैसे तो एडीआर ने पहले चरण के 1625 प्रत्याशियों के डिक्लेरेशन का अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट पेश की है, जो अमूमन ऐसे चुनावों के पहले एडीआर और इलेक्शन वॉच जारी करता रहा है। इस रिपोर्ट को हम चौंकाने वाला क्यों मान रहे हैं? दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पहले चरण के सारे प्रत्याशियों में करीब 16% प्रत्याशी दागी हैं, यानी कि इनके खिलाफ कुछ न कुछ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें कांग्रेस के 34% और भारतीय जनता पार्टी के 36% प्रत्याशी दागी बताए गए हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पहले चरण के मैदान में उतरे विभिन्न सियासी दलों के 28 प्रत्याशी दागी हैं, जिनमें से 23 पर गंभीर किस्म के मुकदमे दर्ज हैं। 8 सीटों में सर्वाधिक 63% यानी 8 में से 5 प्रत्याशी बीएसपी से हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 3-3 प्रत्याशी और कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल के 1-1 प्रत्याशी दागी हैं। आंकड़े तो और भी हैं, लेकिन हम केवल आंकड़ों का विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि हमारा सवाल तो सिर्फ ये है कि आखिर सियासी दलों की क्या मजबूरी है कि चाहे अनचाहे वो दागियों को अपना प्रत्याशी बनाने को मजबूर होते हैं। दोस्तों, सियासत में अपराधियों के दस्तक पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयुक्त टीएन सेशन से जो पहल की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए बनी कई समितियों की सिफारिशें आखिर क्यों धरी की धरी रह जाती हैं? इन मसले पर आज हम अगले 1 घंटे तक एक बेहतरीन पैनल के साथ गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आइए पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। में इस वक्त चुनाव की सरगर्मी है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण किया है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 1618 उम्मीदवारों के चुनाव हलफनामों का एडीआर ने विश्लेषण किया है। पहले चरण की एडीआर रिपोर्ट। पहले चरण में 1625 उम्मीदवार, 16% अपराधियों पर आपराधिक केस, 28% प्रत्याशी करोड़पति, 42 सीटों पर प्रत्याशी पर सबसे ज्यादा केस, सबसे ज्यादा संपत्ति नकुल नाथ दुबे के पास, थूथुकुड़ी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार की संपत्ति 360 रुपए। 102 सीटों के लिए कुल उम्मीदवारों में से 26 निरक्षर। इनमें 450 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 16% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी से सर्वाधिक दागी प्रत्याशी 36 हैं और कांग्रेस के 34 प्रत्याशी दागी हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले चरण के कुल उम्मीदवारों में से 450 करोड़पति हैं। इनकी औसत संपत्ति करीब 4.51 करोड़ रुपए है। इनमें से भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि हमारी संसदीय प्रणाली से कब दागियों का साया हटेगा।
दरअसल कोई भी प्रत्याशी जब अपना नामांकन करता है तो उस वक्त एक घोषणा पत्र चुनाव आयोग को देता है, चुनाव अधिकारी को वो भेजता है। उसमें इस बात का जिक्र होता है कि उसकी संपत्ति कितनी है, उसके ऊपर क्या आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इन तमाम चीज़ों का उसमें जिक्र होता है, जिसका एडीआर ने एक सर्वे किया है, एक सर्वेक्षण किया है। उसके बाद ये रिपोर्ट हर चुनाव के पहले वो जारी करता रहा है, इस बार भी उसने जारी किया है। जाहिर सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। राजनीति में अपराधियों को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए गए। स्वर्गीय टीएन शेषन ने सबसे पहले अपराधियों पर नकेल कसने की शुरुआत की, उसके बाद लगातार निर्वाचन आयोग का सख्त निर्देश होता है। इस बार भी कुछ इसी तरह का आदेश निर्देश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सबसे पहले तो अपराधी जो भी होंगे, अपराधी प्रवृत्ति जिन पर मुकदमे दर्ज होंगे प्रत्याशियों के, उन्हें इसकी घोषणा करनी पड़ेगी मीडिया के जरिए। इसके अलावा सियासी दलों को ये बताना पड़ेगा कि आखिर क्या मजबूरी रही कि ऐसे प्रत्याशियों को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा। बावजूद इसके जो रिपोर्ट है वो चौंकाने वाला है। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, उसके पहले सारे मेहमानों का हम स्वागत कर लें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आशीष तिवारी जी मौजूद हैं। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। प्रवक्ता कांग्रेस प्रदीप जी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आशीष जी इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल तो आशीष जी से ही बनता है। आशीष जी, सुना आपने ये आंकड़ा, भाई बीजेपी के 36% प्रत्याशी दागी हैं, 18% आपराधिक मामले गंभीर रूप से दर्ज हैं। आप तो एक साफ सुथरे पार्टी के रूप में दावा करते हैं, फिर भी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देना पड़ा? पहला सवाल आपसे। देखिए संजय जी, निश्चित तौर पर राजनीति में अपराधियों का आना एक तरीके से राजनीति को अपराधीकरण की ओर बढ़ावा देती है। निश्चित तौर पर नहीं आना चाहिए अपराधियों को, लेकिन अपराधी भी कई किस्म के होते हैं। कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जिनके ऊपर ऐसे केस होते हैं जो राजनीतिक केस होते हैं, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष भावना के अंतर्गत उनके ऊपर केस दायर करे जाते हैं और वो समय के साथ में छूट भी जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जो वाकई में समाज के लिए उन लोगों का होना और जिस तरीके के केस उनके ऊपर बनते हैं वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कहूँ, पहले चरण में हमारे 7 प्रत्याशियों में से 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमों का एक जो आपकी एडीआर रिपोर्ट है उसके हिसाब से वो आए हैं। लेकिन वो जो मुकदमे हैं, अगर आप उनकी तह तक जाएं तो वो मुकदमे इतने संगीन नहीं हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो धाराएं हैं वो आपराधिक हैं, लेकिन उन धाराओं में भी कुछ धाराएं बहुत संगीन होती हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी के भी जो 7 प्रत्याशी हैं उनमें से 3 प्रत्याशी इनके भी ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो कैंडिडेट के ऊपर जो आपराधिक मुकदमे हैं उनकी धाराएं और जो समाजवादी पार्टी के हैं उनकी धाराएं, उनमें आप अगर आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि इस सब में जो टॉप है वो है कांग्रेस। कांग्रेस का एक ही प्रत्याशी है और वो भी दागी है। ये बड़ा चिंता की विषय है, क्योंकि अगर हम जब परसेंटेज की बात करते हैं तो 7 में से 3 भारतीय जनता पार्टी के, 7 में से 3 समाजवादी पार्टी के, लेकिन कांग्रेस का एक ही प्रत्याशी और वो भी दागी है। तो कहीं ना कहीं इनका जो है, या अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, आज वैसे मुझे लग रहा है कि पैनल में होना चाहिए, तो बहुजन समाज पार्टी चूंकि वो ना इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है ना एनडीए के साथ में है, वो अलग ही चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने 8 की 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं। और 8 सीटों में से जो रेशियो है वो 5 कैंडिडेट उनके ऐसे हैं जो दागी हैं और उनके ऊपर बहुत बड़े मुकदमे हैं और हाँ। जी, बहुत मतलब हीनियस क्राइम जिनको बोलते हैं। अभी हमारे कपीश भाई बताएंगे, चूंकि एडवोकेट भी हैं, ये बताएंगे कि क्या हीनियस होता है।
तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेचर है या उनकी जो सोच है वो कहीं ज़्यादा घातक हो सकती है। तो बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि हम ध्यान रखना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को, और निश्चित तौर पर अपराधियों का या जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप हैं या सजा याफ्ता, तो खैर नहीं चुनाव, लेकिन जिनके ऊपर बड़े बड़े लगे हुए हैं चार्जेस, तो ऐसे लोगों का राजनीति में आना शुभ नहीं माना जाता है। ठीक है, पहले चरण में हम प्रदीप सिंह जी को जोड़ लेते हैं। प्रदीप सिंह जी, एडीआर का जो रिपोर्ट आया है उसमें जो 102 लोकसभा सीटें हैं उसमें 34% आपके भी प्रत्याशी दागी हैं, जिसमें से 17% हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, कैसे प्रत्याशियों को आप लोग साथ लेते हैं? हमें लगता है कि लगातार इस बात की कोशिश होती है कि सियासत से अपराधियों को दूर रखा जाना चाहिए। तमाम तरह के ऐसे बाहुबली नेताओं को लेकर के आप लोग सवाल तो खड़े करते हैं, लेकिन इस बार भी वही नज़ारा देखने को मिल रहा है जो 2019 में देखने को मिला था। जी प्रदीप जी। अब देखिए, आजादी के आंदोलन के बाद से जब राजनीतिक दल राजनीति में आए तो उस बात देखिए शुचिता की राजनीति है, और लगातार ऐसी परिस्थितियां बनती है। कोई अपराधी अगर किसी के दरवाजे पे भी आ जाता, किसी सामाजिक कार्यकर्ता के दरवाजे पे भी आ जाता था, उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाया करता था। 77 के बाद से ये बात शुरू हुई, और इधर 10 वर्षों से आप ये देखिए जिस तरीके से अपराधियों का महिमा मंडन शुरू हुआ है। जब हत्या के अपराधियों का माल्यार्पण शुरू हुआ, जब बलात्कारियों के समर्थन में एक राजनीतिक दल खड़ा नजर आया, जब देश में देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों ने किसी राजनीतिक दल पर के बड़े नेता पर आरोप लगाया और वो राजनीतिक दल उसके समर्थन में पूरी तरह खड़ा नजर आया, जब किसानों के सीने पे गाड़ी चढ़ाने वाले राजनेता के समर्थन में एक राजनीतिक दल पूरी तरह उनके समर्थन में खड़ा नजर आया, तो ऐसी परिस्थिति में वातावरण बनता है। जब आप देखिए जिस सरकार में के कैबिनेट में 22 मंत्री अपराधी हो, तो प्रदेश में वातावरण कैसा बनेगा? जब प्रदेश के मुखिया पर ही 307, 506, 153A, 295 आईपीसी की धारा का मुकदमा हो, तो कैसे वातावरण? उसके उप मुख्यमंत्री के पास भी 10 से ज्यादा आपराधिक मामले हो, तो निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि देखिए कई स्थितियां ऐसी आती हैं जब राजनीतिक दल और राजनेता आंदोलन करते हैं तो सरकारें दुराग्रह से जो मुकदमे लगाती है वो भी आईपीसी के सेक्शन के तहत आती है। लेकिन अगर ये मामला बलात्कार का हो, ये मामला अगर डकैती का हो, ये मामला अगर लूट का हो, ये मामला अगर हत्या का हो, तो निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला है और ऐसे लोगों का राजनीतिक समर्थन नहीं होना चाहिए। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग आज जिस तरीके से ऐसे अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं, तो ऐसे स्थिति वातावरण बदलना मुमकिन है और बदलता है। और आज आप वर्तमान स्थिति देख ले, 2022 में सत्ताधारी दल के 111 विधायक अपराधी हैं। 111। 2000 इससे पहले की सरकार में इसी राजनीतिक दल के 105 विधायक अपराधी थे। तो लगातार अपराध का ग्राफ इस दल में बढ़ता जा रहा है, और जब सत्ता में आप हैं तो वातावरण तो आप खराब करेंगे ही। तो निश्चित तौर पर यह सवालिया निशान है। इसमें एक सामाजिक सहकारिता की जरूरत है, सामाजिक सहभाव की जरूरत है, निश्चित तौर पर एक वातावरण बनाने की जरूरत है, और ऐसे लोगों को जो अपराधी प्रवृत्ति से आते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, और मतदाताओं को भी ऐसे व्यक्ति को सदन में नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां क्या है? लेकिन परिस्थितियां ये है कि ऐसे लोग चूंकि कुछ राजनीतिक दल उनका समर्थन करते हैं, तो वो गॉडफादर के रूप में खड़े नजर आते हैं। वो ठोक के कहते हैं हाँ मैंने तो हत्या की थी, टेलीविजन पर कहते हैं, और पूरी तरह खड़े नजर आते हैं। यहाँ तक कि जिन्होंने पूरा जीवन फरारी में काटा, उनको सदन में पहुंचा देते हैं, उनके समर्थन में खड़े नजर आते हैं। तो ये जो परिस्थितियां, जब गुंडे गृह राज्य मंत्री के बेटे के साथ पूरा का पूरा राजनीतिक दल खड़ा हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर वातावरण खराब होगा, और हमें ये जिम्मेदारी उस राजनीतिक दल की है कि उस प्रदेश और देश में ऐसे वातावरण खराब ना हो। जी कपीश जी, आवाज आ रही है? कपीश जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी कपीश जी, आपसे भी वही सवाल है कि भाई तमाम दावे किए जाते हैं कि चाहे अपराधी छवि का कोई भी प्रत्याशी हो उसे सियासत से दूर रखा जाए,
लेकिन बावजूद इसके पहले चरण की अगर हम बात कर ले तो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस 1 और समाजवादी पार्टी के 3 यानी 4 प्रत्याशी जो हैं दागी किस्म के हैं। ये एडीआर और इंडिया वाच का जो सर्वे है वो कहता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है साहब कि ऐसे प्रत्याशियों को हमें लेना पड़ता है? मैं ये मान करके चलता हूँ कि चलिए सियासत में कई बार ऐसा होता है, ऐसे हालात पैदा होते हैं कि नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन क्या साफ सुथरे छवि का कोई प्रत्याशी मिलता ही नहीं है कि ऐसे लोगों पर दांव लगाती है सियासी दलें? अच्छा, एक चीज ये भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए अच्छी बात है, एडीआर की रिपोर्ट पे हम आप बात करें। जी। आपने एडीआर की रिपोर्ट में हमारे जो 3 विधायकों पर आरोप लगा है कि उनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे हैं, वो आपने अंतर्गत धारा जाना है कि कौन सा है? कई तो इसमें आंदोलन के दौरान है, कई बताया जा रहा है कि विद्वेष की वजह से है। हाँ, सुन लो, मैं एक अधिवक्ता हूँ इसलिए आपसे ये बात है, क्योंकि किसी भी मामले में 4 तरह के मामले होते हैं। सम्मन ट्रायल भी होता है, समरी ट्रायल भी होता है, वारंट ट्रायल भी होता है और सेशन ट्रायल होते हैं। जी। क्रिमिनल के 4 ट्रायल होते हैं और सारे मुकदमे अलग अलग धाराओं के होते हैं। 188 के अंदर हमारे 2 लोगों के, यानी कि 188 और 171, इसमें केवल 3 महीने की सजा है। वो क्या है कि सरकारी ऑर्डर का आपने प्रतिपूर्ति नहीं किया। जैसे आप किसी धरने पे बैठे हैं, उसने कहा नहीं यहाँ से आप लोग हट जाइए, आप नहीं हटे तो आपके ऊपर लग गई 188। इसी तरीके से एक हमारे जो विधायक प्रत्याशी हैं उनके ऊपर जो है 498 का लगा हुआ है। वो पारिवारिक मसला है, 3/4 डीपी एक्ट का लगा हुआ है। तो मुझे आप ये बताइए कि उसकी तुलना आप किससे करना चाहिए? 2 महीने और 6 महीने की सजा इसमें हो, जिसके अंदर मतलब समरी जो सम्मन ट्रायल हो, उसको वारंट ट्रायल भी ना हो, तो आप बताइए ऐसे मुकदमों को कैसे लेके आ जाएंगे जिसमें खड़े खड़े बेल मिल जाएगी? अगर आप जमानत पे जाते हैं तो खड़े खड़े स्टैंडिंग और मजिस्ट्रियल कोर्ट से मिल जाएगी, सेशन कोर्ट की बात नहीं कर। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार जब भी तुलना कीजिए, एडीआर ने एक रिपोर्ट रखी कि इनके ऊपर केसेस हैं और वो ट्रायल्स हो रहे हैं। अब ये 302 का ट्रायल हो रहा है, एक एक्सटॉर्शन का ट्रायल हो रहा है, एक बलात्कार का ट्रायल हो रहा है, और ये सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर है जो हम बता रहे हैं। उनके यहाँ ये 188 वाला नहीं है, 171 वाला नहीं है, 3/4 डीपी एक्ट नहीं है। और ये संत महात्मा बने हुए, इनके डिप्टी मुख्यमंत्री पे 16 केसेस है, 1-2 नहीं 16 केसेस हैं। और वो 16 केसेस में हत्या का भी रहा है और कब्जा करने का भी जमीन रहा है, एक्सटॉर्शन का भी रहा है, 419, 20, 67, 78 का भी मामला रहा है और 138 NI का भी मामला। विनीत सिंह, ब्रजेश सिंह, इतने नाम है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बड़े चेहरे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी टिकती है जाकर। ये हीनियस क्राइम करने वालों में है, इनका विचारण चल रहा है। तो हमें आप बताइए 80 मुकदमे जिनके ऊपर है उनको लेकर के ये दूसरों को आईना दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुख्तार अंसारी जी के घर जाने पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे तमाम टीका टिप्पणी इन्होंने की, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि साहब उनके पुत्र के को साथ लेकर के आप अपनी उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, जो कि सुबसपा के विधायक हैं। और सुबसपा कह रही है कि वो जो है मुख्तार अंसारी जो है वो मजलूमों के नेता थे, वो मसीहा थे जी। और यही बात संजय निषाद भी कह रहे हैं जो इनकी पार्टी के साथ है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो ये तो अपने ही लोगों को नहीं समझ पा रहे, ना समझा पा रहे हैं और खुद उनके पुत्र से सहयोग सहायता लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और एक तरफ से उनको माफिया भी बता रहे हैं। जो व्यक्ति पृथ्वी पर रहा ही नहीं, वो दिवंगत हो गया, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम अब मानवतावश भी प्रेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? जी। अगर किसी परिवार का इतना बड़ा आरोप हो कि उसको स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, तो क्या उनके हक में आवाज नहीं उठनी चाहिए क्योंकि वो बंदी है? ये तो कई नियम नहीं है। याचिका भी उनकी लगी हुई थी और कोर्ट ने आदेश किया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इसकी जांच कराइए। जब वो जिंदा थे थोड़ी जांच कराइए, मरने के बाद आप 75 जांच करा लो, उसका क्या मतलब है?
तो मैं जो बात कह रहा हूँ ऑन एविडेंस कह रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान में 135 विधायक ऐसे हैं जिन पर संज्ञेय मामला है, और 35 सांसद ऐसे हैं जो इस अभी जो वर्तमान की लोकसभा है उसकी बाबत में 35। और बताइए, अजय मिश्रा टेनी साहब पे 302 307 के केसेस नहीं रहे थे, और उनके पुत्र ने उनके उकसावे पे जो है 5 किसानों की हत्या कर दी। उनको जो है 120 बी के तहत क्यों नहीं लिया? आखिर उनके ही तो उकसाने पे कहा था, उन्होंने ही उकसाया था अपने 21 सितंबर के उसमें कि किसानों को तो मैं 5 मिनट में उठा दूंगा, और उसके बाद किसानों को उठवा दिया। आप मुझे बताइए कि आखिर उनको अभियुक्त क्यों नहीं बनाया जाए? वो 120 बी से वो 147 134 से क्यों नहीं उनको जोड़ा गया? जब कानून में प्रावधान है कि किसी के ललकारने से, किसी के षड्यंत्र करने से वो धारा आपने क्यों नहीं लगाई? ठीक है, इसका जवाब हम बीजेपी से निश्चित तौर पर लेंगे। पहले चरण में जरा प्रीतपाल सलूजा जी को भी शामिल कर लें। सलूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, एडीआर के रिपोर्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग तर्क आ रहे हैं सियासी दलों के। हालांकि हम भी ये जानते हैं कि सियासत में इस तरह के मुकदमे नेताओं के ऊपर निश्चित तौर पर दर्ज होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बदले की भावना का आरोप लगता है। लेकिन हमारा सिंपल यही सवाल है कि क्या ऐसे प्रत्याशियों को भी हम चुनावी मैदान में उतार सकते हैं जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई दाग हो ही नहीं? बिल्कुल संजय राजन जी, यही स्थिति, यही परिकल्पना जो थी वो सरदार भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर आजाद ने, खुदीराम बोस ने, अशफाकुल्लाह खान, जब उन्होंने इस देश के लिए आज़ादी में अपनी जान दे दी थी, उन्होंने यही सपना देखा। महात्मा गांधी जी का यही सपना। मगर इस समय की जो सरकार है या व्यवस्था है, उसके कारण सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं इसमें न जाने क्यों पीछे होना पड़ता है। ये तो देश का बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं कि देश के साथ इतनी बड़ी गलत राजनीति इस समय चल रही है, जिसके प्रत्याशियों को, ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देना पड़ रहा है जो दागी है। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है कि कोई भी दागी प्रत्याशी जनता के सामने नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इस बार कहा कि 3 बार आपको प्रकाशित करना पड़ेगा। क्यों ऐसी व्यवस्था ही पैदा हो? इलेक्शन कमीशन की सारी प्रक्रिया ही एक तरह से गलत है। अब एक व्यक्ति का, आप समझ लीजिए, एक विधायक या सांसद को लड़ने के लिए क्या एक मद तय है? उस मद में क्या एक गरीब आदमी, एक किसान, रोड के किनारे पंचर बनाने वाला, जूता सीने वाला क्या चुनाव लड़ सकता है? पूरी ही प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शिता करने पड़ेगा। आने वाले समय में ये सरकार जो भी सत्ता में बैठती है उसको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि एक अंतिम व्यक्ति भी अगर वो चाहे, वो चुनाव लड़ना चाहे, उस क्षेत्र से लड़ पाए। मगर कई दुश्वारियां इसमें हैं, इसको सही करने की जरूरत है। समय आएगा इसका, और इसको आम आदमी पार्टी जो अभी तक, चाहे आप दिल्ली में ले लीजिए, चाहे पंजाब में ले लीजिए, अपने उन प्रत्याशियों को टिकट दिया जो दागी नहीं थे। एक दिन पहले भी, आपको याद होगा 2015 का जब चुनाव हो रहा था, तो एक दिन पहले हम लोगों ने अपने 3 प्रत्याशियों को बदल दिया था दिल्ली में, जो तीनों प्रत्याशी हमारे हार गए थे। तो हम ये चाहते हैं कि स्वच्छता आए, और आनी भी चाहिए। यही परिकल्पना जो देश के मतवालों, जिन्होंने आजादी के मतवाले जिन्होंने किया था, और उसको जमीन पे उतारने के लिए आम आदमी पार्टी एकदम पूरी तरह से कटिबद्ध है। ठीक है, आशीष जी के पास चलेंगे। आशीष जी, सारे सियासी दलों का तर्क आपने सुना। मेरे पास जो आंकड़ा है एडीआर की रिपोर्ट का, 7 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर हत्या तक का मुकदमा दर्ज है। 18 ऐसे प्रत्याशी महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मैंने इतनी गंभीर बातों को भी सियासी दल सिर्फ चर्चाओं में बिखेर देना चाहते हैं। आपका पक्ष जानना चाहेंगे। हेलो जी। देखिए संजय जी, बहुत मतलब आसानी से या एक पक्षीय तरीके से इस प्रश्न पर विचार हो ही नहीं सकता है। इस प्रश्न के कई सारे आयाम हैं। एक आयाम यह है कि नागरिक समाज के रूप में हमारी क्या भूमिका है। मैं राजनीतिक दलों को पूरी तरह से इसमें अभी छोड़ देता हूं, अभी अपने प्रश्न में नहीं ले रहा हूं। नागरिक समाज के तौर पर मुझ जैसे राजनीतिक विश्लेषक या आप जैसे पत्रकारों की क्या भूमिका है। सवाल यह है कि जब हमारे देश में 70% के आसपास की साक्षरता बन चुकी है, तो इस तरह के लोगों को हम चुनते क्यों हैं बार बार? चाहे वो ब्रिजेश सिंह हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो,
चाहे एबीसीडी कोई हो, किसी भी दल से हो, तो नागरिक समाज की जब हम प्रश्न उठाते हैं नैतिकता का, एथिक्स और मोरालिटी का राजनीतिक दलों के लिए, तो हम वोटर्स की नैतिकता पर, उनकी देशभक्ति पर, लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था पर प्रश्न कब उठाएं? जी, जा रहे हैं वोट देने वाले क्या इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि उनका जो प्रतिनिधि है वो किस आधार पर जो है उनसे वोट मांगने आया हुआ है। हम अभी भी इस पूरे लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में हम संसदीय शासन प्रणाली में है। संसदीय शासन प्रणाली में हम सबसे पहले अपने जो है क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनते हैं और आगे चल करके वो क्षेत्र के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को चुनते हैं। हम शुरू से ही इस चुनाव में लगातार एक प्रश्न उठा रहे हैं कि बताइए प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है, यानी कि जो प्रतिनिधि है उसके गुणों के, उसके तमाम चरित्र को हम पहले से ही नजरअंदाज कर देने की अपील सी करने लगे हैं। जब वोट धर्म के आधार पर हो, जहां पर वोट जाति के आधार पर हो, जहां पर वोट प्रधानमंत्री के चेहरे के आधार पर हो, वहां पर कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है, इसको तो हमने राजनीतिक हल्के में पूरी तरह से समाप्त कर दिया। हमारी पूरी बहस इस मुद्दे पर जा ही नहीं रही है कि क्षेत्र के प्रतिनिधि कैसे हैं। आप देखिए कि तमाम जगहों से, मैं इस प्रश्न को थोड़ा और संजीदा बनाने की कोशिश करूं ताकि हम इस प्रश्न को और बेहतर ले सकें जी। आप मंडी से देखिए कि कंगना रनौत आ जाती हैं चुनाव में, मेरठ से अरुण गोविल आ जाते हैं, कभी जया बच्चन आ जाती हैं, कहीं संजय दत्त आ जाते हैं, सनी देओल को हम देख चुके हैं, हेमा मालिनी को देख चुके हैं। क्या ये लोग वस्तुतः अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दे भी रहे हैं? तो जब हमने जो है केवल इस चीज पर बना लिया है कि हमको सत्ता येन केन प्रकारेण चाहिए, तो हम ऐसे ही लोगों को टिकट देने की कोशिश करते हैं जो कि येन केन प्रकारेण जो है वो चुनाव को जीत करके आ जाएं। हम पूरी भारतीय चुनाव प्रक्रिया को दो भागों में बांट दें, एक टीएन शेषन सर के पूर्व की और दूसरी टीएन शेषन सर के बाद की। मैं टीएन शेषन जी के नाम के आगे सर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट हूं। तो टीएन शेषन सर के पहले की राजनीति आप जानते हैं कि किस तरह से बूथ कैप्चरिंग वगैरह बड़े पैमाने पर होती थी, लाठी वगैरह के जरिए बंदूक के दम पर होती थी, और टीएन शेषन सर ने उसको रोकने का काम किया। आज की तारीख में अगर हम वहीं पलट करके आ जाएं तो अब जो है उतने बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग नहीं होती है। हालांकि ईवीएम हैकिंग जो है शायद उसका एक नया तरीका हो, आरोप में कितना दम है ये कभी और चर्चा का विषय होगा। तो हमने पूरी तरह से जो है क्षेत्र के प्रतिनिधि को जो है नजरअंदाज कर दिया है। हमारे लिए सिर्फ सीट, राजनीतिक दल क्या देखते हैं कि कितने नंबर की सीट आई है और वो उसके आधार पर ही बात करना चाहते हैं। तो पूरी की पूरी जो संसदीय शासन प्रणाली है वही अपने आप में ध्वस्त है। दूसरे आ जाएं कि किस दल ने कितना दिया है, तो इसमें भी जो राजनीतिक दल के तमाम प्रवक्ता बोल रहे हैं, एक बड़ी खूबसूरत सी बात सबने कही, मैं सबसे एग्री करता हूं कि इस बात को हम कैसे जो है वेरीफाई करेंगे कि कौन राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड है और कौन से वास्तविक रूप से अपराध हैं। और ये बात सही भी है कि राजनीतिक रूप से जो लोग सार्वजनिक जीवन में, उनके ऊपर केसेस तो होंगे ही होंगे, तो केवल किसी के ऊपर आपराधिक चरित्र के मुकदमे दर्ज हो जाएं तो इस तरह से हम ये नहीं कर सकते हैं कि उसको चुनाव लड़ने से जो है हम पूरी तरह से काट देंगे। लेकिन ये भी सही है कि बहुत सारे जो इन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, हमें देखना चाहिए कि 70 सालों में कितने प्रतिशत लोगों के खिलाफ अंत में ये अपराध साबित हुए हैं। हमें योगी आदित्यनाथ जी का भी जो है उदाहरण भूलना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी जो है वो आवाज ठीक की जाए, ये भी जो है बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए, तो अब इस बात का कैसे फैसला होगा कि वो सही थे या गलत थे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों से ज्यादा जो है ये देश की जनता से ये प्रश्न होना चाहिए कि वो किनको चुन रहा है। ठीक है आशीष जी, हमें लगता है कि अगर सियासत की बात की जाए तो एक परंपरा चल गई है जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार। संभवतः इसके इर्द गिर्द ही हम इस समस्या का हल ढूंढ पाएंगे।
जी देखिए संजय भाई, मैं अभी आशीष जी की बातों से लगभग बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और निश्चित तौर पर जो इनके सुझाव हैं उन पर विचार भी करना चाहिए। और इन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी बात ये भी बताई कि राजनीतिक द्वेष के कारण लगाए जाते हैं मुकदमे, बिल्कुल लगाए जाते हैं और हर पार्टी इस चीज़ से सहमत है। लेकिन जो घोषित अपराधी हैं, जिनको कोर्ट द्वारा घोषित कर दिया गया है कि ये अपराधी है, देखिए एक ट्रायल का समय होना कि चलो ठीक अभी मुकदमा चल रहा है, अभी उस पर कोई निर्णय नहीं आया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो घोषित हैं, जिनके ऊपर घोषित हो चुके हैं कि ये अपराधी हैं, जैसे मुख्तार का नाम ले लो, जैसे अतीक का नाम ले लो, और भी कई लोग हैं ऐसे, तो उनको अगर पार्टियां प्रश्रय देती हैं, जैसे हमारे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई बहुत बता रहे थे, तो इन्होंने बताया, लेकिन ये नहीं बताया इन्होंने कि इन्होंने जिन जिन लोगों को टिकट देने का काम किया था या किया है, उनमें से घोषित अपराधी हैं। ठीक है, अभी इन्होंने बोला मुख्तार जी, अब आप समझ लीजिए कि मुख्तार के ऊपर 60 तो ऐसे नृशंस अपराध के केस थे, मतलब नृशंस जिनमें मैं बोलूंगा, ठीक है। तो आप वहां पर बता रहे हैं कि मुख्तार जी उनके लिए 2 आंसू बहा लेते। अब आप बहाइए उनके लिए आंसू, आपको बहाने, चूंकि आपको तो राजनीति में ध्रुवीकरण करना है। आपके जो मुखिया हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनसे जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भेजा जाता है, तब वो ये बताने का काम करते हैं कि भगवान जब बुलाएंगे तब हम जाएंगे। लेकिन भगवान ने उनको अभी तक नहीं बुलाया, लेकिन मुख्तार अंसारी जी ने जरूर बुला लिया और ये बिना देर लगाए ये वहां पर पहुंच गए, मुख्तार अंसारी जी के यहां। तो निश्चित तौर पर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये चाहे घोषित अपराधी हो या कुछ भी हो, ये चूकते नहीं है। मैंने अपनी बात शुरू करी और बात शुरू करने पर ही मैंने इस बात, आपकी बात का समर्थन करा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, राजनीति में इस तरीके की शुचिता होनी चाहिए। कोई भी दल हो, सबके लिए होनी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो, आम आदमी पार्टी हो। इनके अमानतुल्लाह खां और जाने कितने विधायक कितने दंगे और उसमें दोषी हैं। छतों से वो जो फेंका जाता था पेट्रोल और वो जाने क्या क्या, वो जो सब दंगे, तो कहीं ना कहीं, या कांग्रेस हो जाए, कांग्रेस का भी इतिहास बड़ा प्यारा रहा है इस मामले में, एक से एक बढ़िया लोग रहे हैं, नाम लेना उचित नहीं रहेगा। तो ये बात बिल्कुल, मैं आशीष जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि राजनीति में जो है शुचिता होनी चाहिए। इसमें मैं ये गिनाऊं कि नहीं, समाजवादी पार्टी के 61 में से या 63 में से इतने प्रत्याशी जो दागी हैं, या कांग्रेस को तो खैर मिला ही नहीं, बेचारे अभी तक अपने वो ढूंढ रहे हैं, प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। और पहले चरण में एक मिला, वो भी महादागी मिला, मतलब उसके ऊपर 8-8 मुकदमे, तो इतने ज़्यादा बढ़िया हैं जिनको राजनीतिक भी नहीं कहा जा सकता है कि ये राजनीतिक तौर पे इमरान मसूद के लगाए गए होंगे, इमरान मसूद पे, है ना, मतलब वो राजनीतिक भी नहीं है, उनके ऊपर तो हार्डकोर प्योर आईपीसी की धाराएं लगी हुई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं यहां आज इस डिबेट में, आपकी डिबेट बहुत अच्छी है, इसलिए आज मैं आरोप प्रत्यारोप की आज मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करने के मूड में हूं। मैं बिल्कुल ये आपकी बात को भी मैं मानता हूं और आशीष जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों को गिनाऊं कि आपने तो इतने लोगों को दिया, और या मैं कांग्रेस की गिनाऊं तो वो हमें भी गिना देंगे कि आपके भी ये प्रत्याशी रहे हैं। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर आज जो है, आज हम सब लोग एक मन से, एक मंच से इस बात में कहीं ना कहीं ये कर सकते हैं कि हाँ, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण या प्रतिस्पर्धा के कारण अगर कोई भी हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता, वो एक बात अलग है, लेकिन हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोग, ऐसे कैंडिडेट जिनके ऊपर गजब मुकदमे हैं और जो राजनीति से प्रेरित नहीं है, हमको थोड़ा सा उनसे बचना चाहिए।
ठीक मैं है। इतनी बात कहता हूँ। कपीस जी, आवाज आ रही है? कपीस जी तक आवाज पहुंच रही है मेरी? नहीं, वो पैच नहीं है इस समय। जी कपीस जी, आवाज आ रही है आपकी? कपीस जी भाई, बीजेपी की ओर से एक सवाल खड़ा किया गया है। कपीस जी, संभवतः तकनीकी खराबी की वजह से कपीस जी से संपर्क नहीं हो रहा। प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, आवाज आ रही है? जी आ रही। भाई सुना आपने, बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि आपने एक ही प्रत्याशी उतारा पहले चरण में, जिसका नाम है इमरान मसूद। 8 मुकदमे दर्ज हैं। जवाब दीजिए। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, आज इतनी शानदार बहस आप करा रहे हैं और आप आज हर राजनीतिक दल का साथी कम से कम ये मानने को तैयार है कि राजनीति में सदन में ऐसे लोग पहुंचने चाहिए जिनका कोई बड़ा आपराधिक इतिहास ना हो। लेकिन आप देखिए, इसको बढ़ावा कहाँ से मिलता है? इसको बढ़ावा तब मिलता है जब सदन का मुखिया पूरे भारत में, जहां तक हमारी जानकारी है, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य होगा जहां पर सदन के मुखिया ने अपने ही ऊपर लगे आपराधिक मुकदमे को वापस लेने की सिफारिश की। इससे प्रदीप हमें भाई, लगता है कांग्रेस के जो, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपको, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं प्रदीप भाई कि इसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़ावा, आप जो बोल रहे हो, आप वो गलत बात बोल रहे हो। आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि जो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं उससे इस बात का क्या लेना देना भाई? नहीं, हम जानना, हम एक एक बताना करके, चाहते हैं, एक एक करके। हाँ, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, प्रदीप जी, घबराइए नहीं, मैं प्रश्न पूछ रहा था आपसे। ठीक है, आशीष नोट कर लीजिए, प्रदीप जी के बाद बोल लीजिएगा। हाँ जी, मैं प्रदीप धैर्य जी। रखे ये हुए हूं, जब धन्यवाद। वातावरण बनता है, जब आप देखिए, आप बताइए कि आप रोल मॉडल कैसे पेश करेंगे? और राजनीति में किसी प्रदेश में अगर प्रदेश का मुखिया, उस सरकार का मुखिया ही अपने ऊपर लगे मुकदमे वापस लेते की सिफारिश करता हो, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या मिल सकता है? जब सत्ताधारी राजनीतिक दल ब्रजभूषण शरण सिंह जी जैसे लोगों के समर्थन में खड़ा नजर आता हो, तो इससे बड़ा उदाहरण कैसे मिल सकता है? गुंडा गृह राज्य मंत्री, उसका बेटा, जो किसान अपने लिए अपनी मांगों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके सीने पे गाड़ी चढ़ा देता हो और पूरी की पूरी भाजपा उसे संरक्षित करती नजर आती हो, तो ऐसी स्थिति में सवाल खड़ा होता है सवाल जब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सेंगर के पीछे खड़ी नजर आती है। खड़ा होता है सवाल जब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चिन्मय आनंद को बचाती नजर आती है। खड़ा होता है सवाल जब इन मुद्दों पर, जब सदन में जब सरकार चल रही हो, उसमें 22 के 22 मंत्री अपराधी हों, इन पर आपराधिक मुकदमे हों, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। और हमें मानना चाहिए, हमें स्वच्छता की राजनीति का उदाहरण पेश करना चाहिए और इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इस विषय पर बोलना चाहिए। जब सरकारें दंगाइयों का माल्यार्पण करेंगी, तो निश्चित तौर पर वातावरण दूषित होता है। हम सबको मिलकर ऐसी परिस्थिति बनानी चाहिए जिसमें इस तरह की राजनीति में ऐसे लोग ना आए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ब्रजेश सिंह जैसे लोगों का समर्थन न करें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों का समर्थन न करें। ये कोशिश होनी चाहिए। निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास होगा। और ये बात में सही है कि सामाजिक सरोकार होना चाहिए। जो सामाजिक संस्थाएं हैं और जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, इन सबको आकर निकल कर एक सामाजिक वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर, और उन साथियों को भी जो सदन में ऐसे लोगों को भेजते हैं, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोग जिन पर इनका एक आपराधिक इतिहास हो, जिनका जो टीवी के चैनल पर आकर के बताते हो कि मैंने हत्या की है और सरकार मौन खड़ी रहती हो, ऐसे लोगों को कम से कम सदन में भेजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कपीस जी आवाज आ रही है? एक मिनट आशीष, पहले कपीस जी से ले लेते हैं। कपीस जी, आवाज आ रही है। भाई आशीष जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप राम मंदिर में दर्शन करने के लिए तो नहीं गए, लेकिन मुख्तार अंसारी घर जरूर गए संवेदना व्यक्त करने। कैसे अपराधियों पर नियंत्रण होगा? देखिए, भगवान राम सिर्फ एक जगह पे तो रहते नहीं, कुछ इनको आप समझाइए, मेरे भाई हैं, इनको समझाइए कि रोम रोम में राम का वास होता है और किसी एक विशेष स्थान पर आप राजनीति करें, वो आपको सुशोभित देता होगा। हमारे लिए तो हर क्षण हर पल हमारे रोम रोम में भगवान श्री राम जी। और रह गई बात दूसरी, शिफत इस बात की है कि मुख्तार अंसारी साहब के पुत्र
इनके सरकार की भागीदारी निभा रहे हैं, इनकी सरकार चलाने में मदद कर रहे हैं, और ये प्रश्न हमसे पूछ रहे कि साहब आप क्यों चले? अरे हुजूर, हम अपने सांसद प्रत्याशी के बड़े भाई जो इंतकाल फरमा गए थे, उनके आत्मा की शांति के प्रेयर के लिए गए थे, और ये एक मानवता है। हम आप जैसे लोग नहीं है, हम लोग मानववादी दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं। और मानवता यही है कि दिवंगत जब कोई आत्मा होती है तो आत्मा ने नहीं पाप किया होता, शरीर ने पाप किया होता है। अगर आप किसी को पापी मानते हैं, अगर आप मानते हैं, हम तो बार बार आपको कह रहे हैं कि ये वक्त काल परिस्थिति पर निर्भर करता है कि कब कब मनुष्य राम बनेगा और कब कौन मनुष्य रावण बनेगा। एक ही व्यक्ति में दोनों तरह की चीजें होती हैं। कपिल जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंसारी परिवार का जो आसपास के 5-6 लोकसभा सीटों पर प्रभाव साफ तौर पर है, उसके लिए कहीं आप गए तो नहीं थे कहीं संवेदना देने? इसकी सबसे बड़ी चीज है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम कहीं भी जाएंगे तो उस गिलास को आधा भरा या आधा खाली नजर से आप देख सकते हैं, दोनों ही बात सही है। आप किस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं इस पर निर्भर करता है जी। हम तो वास्तव में आपको बता रहे हैं कि हम लोग इसलिए सिर्फ गए थे कि हम लोग सिर्फ इसलिए गए थे कि मानवता का एक उस समय मांग है, डिमांड है कि ऐसे पुरुष के पास जाना चाहिए जिसकी आत्मा दिवंगत आत्मा हो गई, उसको शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से कामना करनी चाहिए जी। और वो भी ऐसे घर में तो बिल्कुल जाना चाहिए जहां सरकार का ये दिखाई दे रहा हो कि सरकार पैदा कर रही है और किसी एक धर्म और जाति के मामले में वो करती चली जा रही है, केवल एक धर्म और जाति को देखते हुए करती है। ये आपके सामने आई जो ये याचिका लगाई थी मुख्तार अंसारी ने, तो उनकी अपनी याचिका थी कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि भाई हमें स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है और योगी सरकार जेल प्रशासन के षड्यंत्र से हमें मार देना चाहता जी। और जब उस पर आदेश आया कि नहीं आप इसकी एक मेडिकल इंक्वायरी कराइए और इसकी जांच कराइए, योगी सरकार ने क्यों नहीं कराया? प्रश्न ये बड़ा है। हम तो इस बात को कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के अपने अपने अधिकार होते हैं और सरकार का अपराधीकरण नहीं किया जा सकता। एक अपराधी अलग होता है, अपराधी की तुलना सरकार से नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो अपराध करता है वो जेल जाता है, लेकिन सरकार भी यही लग जाए, सरकार के भी मुंह में खून लग जाए तो कहता हम राम नाम सत्य करा देंगे, तो राम नाम सत्य करा दो ना ब्रजेश सिंह का, ब्रजभूषण सिंह का, केशव प्रसाद मौर्य पे भी 16 केसेस चल रहे हैं, सरदेवी पे भी हत्या और हत्या के प्रयास के मामले चल रहे हैं, उनके पुत्र पर हत्या के मामले चल रहे हैं, उन्हें राम नाम सत्य करा दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और अपने ही ऊपर 302 का मुकदमा उन्होंने उठा लिया। 302 क्या न्यायालय पे भरोसा नहीं था योगी जी को? ठीक है। इसी महाराजगंज से कोतवाली के अंदर उनके ऊपर हत्या का आरोप था जी। और गोरखपुर के अंदर 307 के 2 मामले थे, 153 एक के मामले थे, उनको क्यों उठाने का प्रयास किया है? ठीक है। आपके आरोपों का जवाब जरा आशीष जी से, कपिल जी, आशीष जी से जरा आरोप का तत्काल जवाब ले लेते हैं, चाहे वो प्रदीप सिंह का आरोप हो या कपिल जी का। आशीष जी। देखिए संजय भाई, अभी ब्रजभूषण सलूजा जी, इसके बाद मैं आता हूँ आपके पास, जरा आरोप का जवाब मेरे भी तो ले लेते थोड़े सवाल। जी जी, अभी आ रहा हूँ सलूजा जी आपके पास, बस एक ब्रजभूषण बस एक जवाब लेना जरा। अभी नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक अच्छा सवाल है, आपके पास आता हूँ। अभी हमारे कपीश भाई ने ब्रजभूषण सरंग जी की बात करी। ब्रजभूषण सरंग जी का आज क्या हुआ है? वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उस अध्यक्षी से वो बाहर कर दिए गए, ठीक है, और उसके बाद अभी तक उनके टिकट का क्या मामला चल रहा है ये दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर की बात करी तो कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर जितने भी मुकदमे थे वो मुकदमे इन्हीं की, जब वो सरकार में विधायक थे तभी के हैं उनके पास, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर मुकदमे नहीं लगे, ठीक, हमने तो जेल भेजने का काम करा था। प्रदीप भाई आप हंस लें, फिर मैं अपनी बात पूरी करूं। नहीं बोलिए। अच्छा ठीक है, बोलिए। तो समाजवादी पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर सवाल होगा। हाँ। कुलदीप सिंह सेंगर इसी में थे और भारतीय जनता पार्टी में आके नहीं हुआ। सलूजा जी, अजय भाई आपके पास आते हैं, बस इनके बाद चैनल पे बैठ के सत्य बोलिए।
अजय झूठ मिश्रा बोलने का अधिकार सिर्फ देश के प्रधानमंत्री देखिए ये गलत है कि नहीं अजय प्रवक्ता को झूठ बोलने का ठीक है, अधिकार प्रदीप आशीष का जवाब अजय लेंगे, फिर मिश्रा सलूजा जी और आपके टेनी पास की आ अगर ये बात कर रहे हैं तो अजय मिश्रा टेनी 2 जो साल तक अरे भाई मुकदमे नहीं होने दिए। अरे भाई सलूजा जी आज कोर्ट ने कह दिया है अरविंद केजरीवाल को कि तुम हो घोटालेबाज, आप शांत रहो, आपका मुखिया घोटालेबाज है, कोर्ट ने मान लिया है, आप शांति से रहिए, आपको जमानत नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी, आप शांत रहिए, कोर्ट ने बोल दिया है आप अपराधी हैं, आप घोटालेबाज हैं, आप दिल्ली के जनता को खराब करना चाह रहे हैं, आप शांत रहिए, आपका सबसे बड़ा लीडर घोटालेबाज है, आपका अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा घोटालेबाज आदमी करके बोलेंगे तो शायद वो और पैनल के जो लोग भी समझ ईमानदारी पाएंगे। की चादर ओढ़ के आया था उसको आज कोर्ट ने तार-तार कर दिया, कोर्ट ठीक ने है। तार-तार कर दिया, आपकी चादर फाड़ दी है। मैं अपनी बात कह रहा था। सलूजा जी आज हम लोग केजरीवाल पर चर्चा नहीं अरविंद कर रहे हैं। केजरीवाल अपराधी घोषित हैं, भ्रष्टाचारी हैं, कोर्ट ने ठीक मान लिया है। हमारा मुद्दा क्या है, आप कहाँ केजरीवाल पे चले जा रहे हैं भाई? वो है भ्रष्टाचारी, आपके 4 मंत्री भ्रष्टाचार में प्रितपाल जी, लिप्त हैं। प्रितपाल जी, आप ईमानदारी की प्रितपाल जी मैं आता हूँ, ईमानदारी आप मत बताइए। अपनी बात एक एक करके आप रखेंगे तो जनता बेईमान को समझ में हैं, आएगा। कट्टर बेईमान, आशीष, कट्टर बेईमान, आप अपनी बात रखिए भाई, आरोप कट्टर दीजिए। बेईमान कैसे रखूं ये? नहीं आपके ऊपर प्रदीप जी और कपिल जी का गंभीर जनता ही आरोप नहीं है। सुन पाएगी। सलूजा जी मैं आ रहा हूँ, अरे 5 शांत मिनट का समय रहिए, दूंगा। कट्टर बेईमान, कट्टर बेईमान, कोर्ट ने बोल दिया। हमारे प्रदीप भाई बैठे हुए हैं, वक्त जाया कर रहे हैं, अपनी बात हमारे आप लोग प्रदीप एक एक भाई करके बैठे हुए रखेंगे। हैं, पूछ लीजिए, अधिवक्ता है, कट्टर बेईमान केजरीवाल। ठीक है आशीष जी, सलूजा जी, कट्टर बेईमान, दोनों आप लोग शांत रहिए, कट्टर दोनों बेईमान। दोनों शांत रहिए, आवाज हमें डाउन करना पड़ेगा फिर। कट्टर बेईमान, जेल सलूजा में, जी मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके जेल बात में, रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जेल में, ये मेरे शो का एक-एक तरीका नहीं है। करके जेल में, एक-एक करके जेल में। आशीष आप शांत इनको रहिए। बंद करिए ना भैया, मेरे मेरा टर्न था, मेरे मुझको क्यों शांत कर रहे हैं? मैं डिबेट कर, सलूजा जी आप भी चुप हो नहीं, जाइए। तो इनका टर्न था। सलूजा जी अभी बेईमान अभी एक जेल एक करके में। बात रखेंगे। ठीक है आशीष आप पहले जवाब दीजिए प्रदीप और कपिल के आरोप का, फिर मैं हाँ, तो सलूजा के पास मैं जाऊंगा। वही कर रहा था, इसमें प्रीतपाल जी बीच में कूद पड़े। चिखम इनको नहीं चिल्ली कूदना करने से चाहिए फिर था। जनता को नहीं समझ में जब आता है, शांति पैनल के से बाकी बात लोगों को भी समझ में नहीं आता। आपकी सरकार में प्रितपाल अभी आ रहे ये हैं, गलत प्रितपाल 1 मिनट रुक जाइए, इनके ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं देखिए, समाजवादी पार्टी और आप कांग्रेस की सुन ओर से। इसका लीजिए। जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आ रहे हैं, आप भी सवाल खड़े कर लीजिएगा। हाँ चलिए आशीष। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अजय मिश्रा टेनी के पुत्र के लिए भी अभी हमारे कपीश भाई ने कहा, तो अजय मिश्रा टेनी के जो पुत्र हैं वो कहाँ हैं आजकल? जेल में हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं करा जाता है जैसे अपराधियों के लिए और घोटालेबाजों के लिए आम आदमी पार्टी कर रही है ना, कैंपेन चला रही है। हमारे यहाँ ये नहीं होता। चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, आप ये बता दो कि हमने कोई कैंपेन चलाया हो या हम कोई बात कह रहे हो, उनके ऊपर जो केस दायर हुए कोर्ट में वो आपको पता है, वो केस चल रहे हैं। हमने उनको तत्काल प्रभाव से वहाँ से हटाने का काम करा कि आप वहाँ कुश्ती संघ में नहीं रहोगे, वो हट गए वहाँ से। उसके बाद में अजय मिश्रा टेनी की अगर आप बात करें तो उनके पुत्र के ऊपर जो भी आरोप लगे, उन आरोपों के चलते वो जेल में है। ठीक। मुख्तार अंसारी जी, जिनके लिए ये करुणा और आंसू बहाने गए थे, शायद अगर एक बार ये कृष्णानंद राय के लिए भी कुछ बोल देते, या उन तमाम लोगों के लिए जिनकी हत्या का या जिनके जमीन लूटने का या जिन जिन के आरोप इनके ऊपर था और वो सिद्ध था, उनके लिए भी अगर ये मुख्तार अंसारी जी वाले लोग जो हैं ये अगर एक शब्द बोल देते तो शायद अच्छा होता, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। जहां तक रही आरोपों की बात, कपीश भाई ने बताया कि उन्होंने कहा था कि हमको जहर दिया जा रहा है, कोर्ट से उन्होंने कहा था। मैं आपको बता दूं, ये जहर देने की जो कहानी थी ये 2023-24 की नहीं थी।
2018 में भी इन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी थी कि हमको चाय में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है 18 से, ठीक है ना। तो ये पहली बार नहीं, ये आरोप लगाना, चूंकि मुख्तार अंसारी को जेल जो है वो भाती नहीं थी। वो आपको पता है पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब, वहां पर आपने देखा था क्या ठाट पाट थे वहां पर। और यहां पर भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनके जेल के अंदर में क्या ऐशगाह बनाई गई थी। जेल उनको जेल नहीं, तो जेल उनको पसंद नहीं आती थी, तो वो इस तरीके के बहानेबाजियां कर कर वो ये चाहते थे कि उनको मेडिकल की सुविधा देकर ऐसी जगह रख दिया जाए जहां पर जेल ना लगे। तो इस तरीके के आरोप पहले भी लगते रहे। उनका जो भी आरोप था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप झुठलाओगे या आप ये भी कह दोगे, आरोप लगा दोगे कि पोस्टमार्टम वाले भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मुख्तार पे बहुत ज्यादा चर्चा करने नहीं, मैं चूंकि इन्होंने 3 बार बोला, मैं नहीं बोलना चाह रहा था इस पे हम लोग, चूंकि मैं भी आपको बताऊं, देखिए मुख्तार अंसारी का जो व्यक्तित्व था दुनिया उसको जान रही है, लेकिन ठीक है वो अब नहीं रहे हैं, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हम सनातनी है, कोई इश्यू नहीं, लेकिन उसका महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। ठीक है, महिमा मंडन। और एक प्रश्न का उत्तर और मैं दे दूं, कपीश भाई ने कहा कि कण कण में भगवान है, हमें तो जाने की जरूरत नहीं है। तो कपीश भाई अपने दिल पे हाथ रख के बता दें कि ये अपने पूरे जीवन में किसी मंदिर में नहीं गए हैं, और आज यहां इस चैनल पर ये कहें कि ये पूरे जीवन में किसी मंदिर में जाएंगे भी नहीं। चूंकि अगर राम के मंदिर के जाने की बात होती है तो ये कड़कड़ में राम बताने लगते हैं, क्योंकि इनको वोटों का ध्रुवीकरण करना है। ठीक है, लेकिन अगर इनको ये वाकई में मानते हैं तो ये कह दे कि ये कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, सलूजा कुछ बोलना चाह रहे थे जी। सलूजा जी बोल लूं सर जी, बोल लूं। हाँ, अभी मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जी लगाते हुए सुन रहा था, मुझे वो दिन याद आ गए जब हाफिज सईद जी कहा करते थे। कौन कहता था? भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन कहता था? मामले में अपना दामाद बना के, क्या बात कर रहे हो भाई, अपराधी पन्नू के लोग आप लोग क्या बता रहे हो खालिस्तानियों? अरे कौन बोलता था? ये हमसे बात करेंगे। इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे के ऊपर घोटाला, इनके ऊपर कैमरे पर घूस लेने पर काम, इनके ऊपर इनके लोग संसद के भीतर वोट लहराते पकड़े जाते हैं। अब बार बार श्री रामचंद्र जी को केंद्र में लाते हैं। क्या श्री रामचंद्र जी आपके पाप धो देंगे? क्या 2002 का जो गोधरा कांड नरेंद्र मोदी के ऊपर जो इल्जाम लगा हुआ धुल जाएगा? क्या अमित शाह तड़ी पारी से बाहर आ जाएंगे? उससे राम का क्या मतलब? शरण सिंह जो इसके ऊपर बेटियों ने जो पदक हमारे देश को सम्मान दिया, वो बेटियां सड़कों पर बैठी रही, वो सब भूल जाएगा? क्या कुलदीप सिंह सेंगर जो बलात्कारी? सलूजा जी की आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। सलूजा जी की आवाज तब तक ठीक की जाए। उनको जवाब दे दूं भैया, देने दीजिएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब आशीष मिश्रा टेनी, तो ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने बचा लिया था उसको। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चला तब जाके आशीष मिश्रा ट्रेनी गया, उसके ऊपर आपने जमानत दिलाई, उसकी जमानत रद्द कराई कोर्ट ने, तब वो जेल के भीतर गया। और कुलदीप सिंह सेंगर की बात करें, कुलदीप सिंह सेंगर की सलूजा जी की आवाज ठीक करो, उनकी आवाज नहीं आ रही है। तब तक आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, होने वाली है, खत्म होने वाली पूरी तरह देश के भीतर। ये इंडिया सलूजा जी आवाज आपकी बहुत ब्रेक होकर के आ रही है, हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उसको ठीक कीजिए। 2024 में इनको झोला समाज बनाने के लिए और भागने नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, घोटाले की चाहत होगी। ठीक है। आशीष जी हैं हमारे साथ? आशीष जी, आपसे मैं चाहूंगा कि एक फाइनल कमेंट दें कि भाई मुद्दा कहीं से कहीं चला जाता है। एडीआर की रिपोर्ट निश्चित तौर पर हमारे लिए तो चौंकाने वाली है। आप इसे किस नज़रिए से देखेंगे? और जो चर्चा आप सुन रहे थे, चाहे वो मुख्तार से लेकर के बृजभूषण शरण सिंह, टेनी, तमाम लोगों के तक पहुंच गई, लेकिन एक चर्चा का ये कहा जा सकता है कि सकारात्मक पहलू है कि सबने ये माना कि ऐसे प्रत्याशियों से हमें गुरेज करना चाहिए। जी नहीं संजय जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक बहस जो यहाँ पर शुरू हुई प्रवक्ताओं के जरिए, तो शुरुआत में सबने तो जो है आत्मा की शुद्धता का दिखाने का नाटक तो किया,
लेकिन जैसे जैसे वो बहस आगे बढ़ी तो हर कोई जो है कि मेरा वाला अपराधी ठीक है, तुम्हारा वाला गड़बड़ है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का भी जवाब दे सकता था, भाजपा के जो प्रवक्ता है उनका भी जवाब दे सकता हूं, सबका दिया जा सकता है। लेकिन वो तो है ना कि आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में बातों को उलझा दीजिए। मेरा प्रश्न अपनी जगह है कि अगर हम ये सोचते हैं कि नेता जो है वो सत्ता पाने के अलावा किसी तरह की नैतिकता के बारे में बात करेगा, वो भी आज के युग में, तो वो ठीक ऐसे ही है जैसे कि आप कौवे को जो है दूध के समंदर में तैराने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये मैं फिर वही कर रहा हूं कि ये जो है नागरिक समाज के समक्ष है। एक बात और संजय जी याद रखिएगा कि एडीआर की रिपोर्ट एक और बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रही है कि किसी के ऊपर सिर्फ मुकदमे हैं तो वह अपराधी नहीं साबित हो जाता है। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा यह कहती है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक वह जो है निर्दोष है। इसीलिए आशीष जी वो आपराधिक मुकदमों की बात करते हैं और दागी कहते हैं। फिलहाल वक्त यहीं तक हमें इजाजत देता है, हालांकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। एक के बाद एक सियासी दलों के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद यही है कि संभवतः इस चर्चा का कोई सकारात्मक परिणाम निकले। और इस बार लोकसभा चुनाव में हालांकि प्रथम चरण के जो आंकड़े आए हैं वो निश्चित तौर पर दागियों की संख्या देख करके हमें चौंका रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। निश्चित तौर पर ये एक सिलसिलेवार बहस का दौर चलेगा और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भी इस मुद्दे पर हम और विस्तार से चर्चा में जाएंगे, क्योंकि एडीआर चूँकि अपनी जो रिपोर्ट सामने लाता है वो जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनकी ओर से दिए गए घोषणा पत्रों पर आधारित होता है, लिहाजा उसे ठुकराया नहीं जा सकता है, उसे गलत नहीं बताया जा सकता है। इसलिए चौंकाने वाली बात तो है ही। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा लाया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।